नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रचार से, इस मुहिम से और इस प्रयास कि पूरे देश में भारतीयता आधारित वो सभी कुछ स्थापित होना चाहिए जो इस भारत राष्ट्र और उसके समाज के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? एक तो आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी गंगा जमुनी तहजीब, आपसी सहयोग और आपसी सम्मान, आपसी श्रद्धा, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, सभी कुछ भारतीयता आधारित होने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल अभी सीमित संसाधन सोशल मीडिया के यूट्यूब के पैगाम के वीडियो के पैगाम के माध्यम से ये कोशिश निरंतर कर रहा है। प्रसन्नता का विषय है कि अभी एक प्रसन्नता का विषय है कि हमारे भारतीय भाई बहन भी इसको महसूस कर रहे हैं और अपनी राय भी प्रकट कर रहे हैं और उन क्षेत्रों से भी इसकी प्रतिध्वनि आ रही है जो क्षेत्र जातिवाद के दंश से जकड़ा हुआ है, जैसे बिहार। और बिहार भी जो है वहाँ से भी आवाज़ आ रही है कि भारतीय एकता बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल से भी आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ से भी जो है इसकी प्रतिध्वनि सुने कि भारतीय एकता बहुत ज़रूरी है। और कई तो ऐसे भी हैं कि कह रहे हैं कि हम तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे, अब हमने उसको छोड़ दिया है इसके चाल चलन को देखते हुए। लेकिन उसमें बस यही कमी अभी रह गई है कि जिस गति से इसका प्रचार होना चाहिए और जिसको कहते हैं कि एक लहर, एक वेव या सुनामी, इसलिए उसी का असर जो है चुनाव में होता है और इन ताकतों का शांतिपूर्ण ढंग से सफाया भी हो सकता है जो एक चुनाव की व्यवस्था है। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है कि आपको कोई और तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपको धरना प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको झंडा लेकर दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, गर्मी में पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं है। ये मन की शक्ति को सशक्त बनाइए कि इस देश में भारतीयता आधारित माहौल को आना जरूरी है और भारतीयता के जितने भी शत्रु हैं राजनीतिक दलों के बीच में
उनका नाश, उनका सर्वनाश, उनको 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 समूल समाप्ति ईवीएम मशीन पर करना है। इसी को कहते हैं शांतिपूर्ण, एक बहुत शांतिपूर्ण क्रांति, मखमली क्रांति, वेलवेट रेवोल्यूशन, यही है और इसी की जरूरत है। और ये क्रांति इस तरह है कि हमारे अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे करके, अपनी शहादत दे करके, अपना सर्वस्व जो है भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर करके हमारे आपके लिए और इस मुल्क के लिए आज़ादी लाई। लेकिन ये हुआ कि यह आज़ादी उन गोरे अंग्रेजों से थी, लेकिन इस देश में जो काले अंग्रेज हैं, जिनकी अच्छी तरह से पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कर रखी है, उनका विनाश करना है। वही काले अंग्रेज उन गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद उन्हीं गोरे अंग्रेजों से प्रेरणा लेते हुए कि यदि इस देश में हुकूमत करना है तो भारतीय समाज को बांट करके रखो, और भारतीय समाज को बांटने में सभी दल एक हो जाओ। और ये सिफत है कि हम सभी को बांटने के लिए ये सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं बांटने के लिए, और अपने अपने तरीकों से, अपने अपने हथियारों से इस भारतीय समाज को सब बांट रहे हैं। और इसके पहले भी समाज बटा हुआ था, आपस में वैमनस्य थी, आपस में ईर्ष्या थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का ये प्रवृत्ति थी जब रियासतें थी। तो इसी आपसी वैमनस्य, आपसी यानी बिखराव और फूट कह लीजिए, ये सब जो है वो विदेशी ताकतों, खास करके अंग्रेज के अलावा और भी आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, पुर्तगाली आए थे। ये सारी ताकतों के लिए ताकत बनी। क्या ताकत बनी? हमारे देश में जो बिखराव था, हमारे देश में आपसी जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति थी, और आपसी बिखराव, ईर्ष्या, वैमनस्य, ये सभी जो है जिसमें एकता का पूर्ण अभाव था, यह विदेशी ताकतों की ताकत बनी। तो इसीलिए शायद ये हमारे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजित डोभाल ने किसी अवसर पर यह कहा था। तो अजित डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा था किसी अवसर पर कि हम विदेशी जो है जब भी विदेशी शक्तियों से संघर्ष हुआ तो विदेशी शक्तियां हमको जीत नहीं पाई हैं, हम अपनों से हारे हैं। ये उनका टिप्पणी थी, और ये टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। वही कहती है जो अभी भारतीय जनता दल आपके समक्ष कह रहा है कि हमारे देश में बिखराव, वैमनस्य और एक दूसरे को नीचा दिखाने का रियासतों में, और एक दूसरे को के प्रभुत्व को मिटाने का, इस तरह से जो है वो विदेशी यानी भारत विरोधी विदेशी ताकतों की ताकत बनी। और वही आज उन विदेशी ताकतों के जाने के बाद भी, अंग्रेजों के जाने के बाद भी, वही प्रवृत्तियां जो है हमारे समाज में, इन काले अंग्रेज जो कि इस भारतीय समाज को
जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, और भी जो है वो खतरनाक हथियार हैं, क्षेत्रवाद के आधार पर, समूहवाद के आधार पर, और भी आधार पर इस समाज को बांट करके ही अपनी राजनीतिक गतिविधि चला रहे हैं और वोट सत्ता हथियाने की साजिशें कर रहे हैं। इनको इसी रूप में पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो इनको इस रूप में पहचानने में विफल हो रहे हैं, यही हमारे और इस मुल्क के कष्ट की जड़ है। जितना जल्दी हम पहचान जाएंगे कि ये राजनीति, ये विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं और ये भारतीय समाज को जो है इन्हीं जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद इत्यादि खतरनाक हथियारों से बांट करके जो है अपनी राजनीति चलाना और वोट सत्ता हथियाने की साजिश करना। जब तक ये पहचान हमारे भारतीय भाई बहनों की नहीं होगी, ये शक्तियां अपने उसी मंसूबों को पूरा करने में हर वक्त सक्रिय रहेंगी और हमारा आपका दुख भी निरंतर जारी रहेगा, वो जा नहीं सकता। दूसरे शब्दों में कि जैसे कि भारतीय जनता दल समझा रहा है, निवेदन कर रहा है, इसके बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, इन कांग्रेसियों को वोट मिले, इन कम्युनिस्टों को वोट मिले, इन सपाहियों को वोट मिले, इन बहुजन समाजवादियों को वोट मिले, टीएमसी वालों को वोट मिले, सबको वोट मिले, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो और देखिए, हमको कहने में, ये बताने में जरा भी गुरेज नहीं, समस्या की जड़ जो है हमारी आवाम की जो है, ये पहचानने की ताकत बिल्कुल खो गई है कि ये हमारे भारतीय समाज के शत्रु हैं। अब एक एक करके अब नाम वो लेना पड़ेगा। देखिए, जब ये प्रियंका गांधी आज से 3-4 साल पहले जब पहली बार लखनऊ गई थी, तो उसने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ से जो जीएनपीसी कांग्रेस का दफ्तर तक इसने रोड शो किया था। उस रोड शो में जब लोगों ने, खासकर पत्रकारों ने पूछा, उसमें 80 से 90% जो है क्षत्रिय, राजपूत या ठाकुर कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का उसमें हिस्सा था। इतने लोग शामिल थे। अब ये सवाल है कि आज भी हमारे क्षत्रिय, ठाकुर और राजपूत कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में यदि ये समझ विकसित नहीं है कि ये प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस देश की कितनी बड़ी अभिशाप है, तो यदि ये समझ विकसित नहीं है तो ये हमारे देश के लिए कितने बड़े अभिशाप की बात है। और उसी प्रकार हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में जो है अभी काफी तबका है जो कि इसी देश के अभिशाप, इस जीएनपीसी, और ये अभिशाप ही नहीं है, अंग्रेजों के जाने के बाद ये सबसे खतरनाक औपनिवेशिक ताकत है, कॉलोनियल पावर। इसका कुछ भी इस देश से लेना देना नहीं है और न लगाव है। नाटक दम ये कुछ भी वो कर सकती है। तो ये समझ हमारे कुछ जो है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में है। तो भारतीय जनता दल का कहना है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।
और वही हाल हमारे इस्लाम कहे जाने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में है, तबके के कुछ हिस्से में है, जो कि अभी भी इस जेएनपीसी के साथ चिपके हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जागृति आ रही है, इसमें सत्यता होगी, इसमें सच्चाई होगी कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो है इस कांग्रेस या जेएनपीसी से मोह भंग हो रहा है। शायद इसकी खबर जेएनपीसी वालों के या इन कांग्रेसियों को भी है, और इस संबंध में एक आंख खोलने वाला और किसकी आंख खोलने वाला, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की आंख खोलने वाला एक वाकया बताना जरूरी है। इसी सोशल मीडिया पर देखा गया, सोशल मीडिया पर देखा गया कि एक कांग्रेसी सिपा सालार ये उन्होंने खुले रूप में सरेआम कह रहा था कि यदि ये मुसलमान हमसे गद्दारी न करें, मतलब कि इनको वोट दें या इनका वोट बैंक बने रहें, तो 2024 जो है का चुनाव जीतना कोई दूर की बात नहीं। वो ये कह रहा था, क्या कह रहा था, यदि ये मुसलमान हमसे गद्दारी न करें, हमको वोट दें, तो 2024 की जीत जो है कोई दूर नहीं है। भारतीय जनता दल इन जेएनपीसी वालों को, कांग्रेसियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि जेएनपीसी को वोट देना ही देश के साथ गद्दारी है। अब हमारे वो जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये गद्दारी ना करने के लिए वो ठान रहे हैं, वो जागृति आ रही है। इस जेएनपीसी को वोट करना ही देश के साथ गद्दारी है। और उसी प्रकार सिर्फ जेएनपीसी ही नहीं, बीजेपी को भी वोट करना इस हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ गद्दारी है। इसलिए कि ये बीजेपी कभी भी भारतवर्ष की बात नहीं करती है, या भारतवर्ष का नाम भी लेती है तो उसके पीछे अपना हिडन एजेंडा सनातन वाला जो है, और ये भी और इसको भी जानना जरूरी है। इस सनातन की रट लगाने वाले, खास करके आप सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को आप देखते होंगे। सुधांशु त्रिवेदी को अच्छी तरह से हमारे भारतीय भाई बहन समझ लें कि ये पुराने जमाने के जो बौद्धिक अहंकारी हुआ करते थे, जो कि शास्त्रार्थ वगैरह में दूसरे को परास्त करके अपने अहंकार की तुष्टि क्या करते थे, उन्हीं के नमूने हैं ये, जिन्होंने जिन्होंने सनातन सामाजिक व्यवस्था को तबाह किया हुआ है, बर्बाद किया हुआ है। तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था करवाई, फिर वही जातिवादी व्यवस्था में तब्दील हुई, और वर्ण व्यवस्था या जात वाली व्यवस्था ये भेदभाव की पराकाष्ठा है, मानवीय मूल्यों का सरासर हनन है। उसको आज तक ये कबूलते नहीं है। और आज जब इस देश का संविधान भी बन गया, तब भी उसी चोर दरवाजे से हिंदू राष्ट्र के बहाने जो है वही सामंतशाही और ठेकेदार जो हमारे सनातन पंथ के समाज के ठेकेदार थे, आज फिर वो उसी सिस्टम पर पूरे व्यवस्था और तंत्र पर काबिज होना चाहते हैं, उसी चोर दरवाजे के जरिए। तो इनको समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो है किसी सोशल मीडिया पर
ये सुधांशु त्रिवेदी को यह कहते हुए देखा गया कि वो ये कह रहा है कि कुछ लोग, उसका इशारा भारतीय जनता दल के इस प्रयास में, भारतीय एकता के प्रयास पर उसकी टिप्पणी थी सुधांशु त्रिवेदी की, कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर एकता के बहाने जो है वो क्या कर रहे हैं, हम अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन सनातन ही एकता है। उसकी समझ के बाहर है कि एकता क्या होती है, एकता सनातन का पर्याय कैसे हो सकती है। हमारे देश में इसमें अलग अलग पंथों के अलग अलग विश्वासों के लोग रहते हैं। भारतीय जनता दल सिर्फ इतना ही कह रहा है कि भाई जितना जो भी आपका विश्वास है किसी पंथ में वो भी सही है, यदि आपका किसी पंथ में विश्वास नहीं भी है तब भी सही है, लेकिन आपका भारत मुल्क में विश्वास होना चाहिए, ये कह रहा है भारतीय जनता दल। आप किसी पंथ को मानने वाले हों या न मानने वाले हों, आप सनातन को मानने वाले हों या न मानने वाले हों, लेकिन भारत में आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। इस मुल्क में भारतीयता में आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, और यदि आपका पंथ है तो आपकी व्यक्तिगत आस्था है, और व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत की ही तरह उसको निभाना पड़ेगा। व्यक्तिगत आस्था चाहे सनातन हो चाहे कोई भी हो, हमारे सामूहिक जीवन में उसका कोई भूमिका, कोई दखल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इतनी से छोटी सी समझ मैं समझता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग भी जानते होंगे, लेकिन जानबूझ करके अपना वो एजेंडा वो चलाते हैं। तो इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि इस बीजेपी को भी वोट देना देश के साथ गद्दारी है, इसलिए कि वो देश के लिए प्रयास नहीं करती है। वो इस चोर दरवाजे से माने ध्रुवीकरण और हिंदू एकता इत्यादि के, और ध्रुवीकरण या हिंदू एकता जो है इस समाज की बहुत खतरनाक, भारतीय समाज की बहुत खतरनाक जो है वो विखंडनकारी साजिश है। तो इस बीजेपी को वोट करना भी देश के साथ गद्दारी है। बाकी तो जो है जो छुटभइये हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, अकाली, YSRC, BJD, TDP, DMK, ADMK और सबसे खतरनाक ये आम आदमी पार्टी को वोट देना इस मुल्क के साथ अपने भारतीय समाज के खिलाफ और अपने भारतीय भाई बहनों के खिलाफ गद्दारी है। इनको ठीक से पहचानी है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने जो पहचान की हुई है उससे प्रेरित हुई है। ये काले अंग्रेज है, भारतीय समाज को बांटने वाले। ये कुछ भी कहे, सिर्फ सत्ता के कीड़े, सत्ता के सौदागर और भारतीय समाज को बांटने वाले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम भारतीय अवाम इनकी साजिश के शिकार क्यों होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इस GNPC के साथ ठाकुर, क्षत्रिय या राजपूत कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का एक हिस्सा अभी भी चिपका हुआ है इस कांग्रेस के साथ। और उसी प्रकार ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का एक हिस्सा अभी भी इस GNPC के साथ चिपका हुआ है। और खास करके हरियाणा वगैरह में जो कौशिक समाज है, कौशिक समाज कहे जाने वाला जो भारतीय भाई बहनों का जो तबका है वो भी चिपका हुआ है इसे देश की अभिशाप GNPC से। और इसी तरह से कई और अनेक जो है इस दंश और अभिशाप चल रहे हैं।
केरल के भारतीय भाई बहन इस मानसिकता के बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। यानी उनकी समझ को क्या हो गया है, और कहते हैं कि हम भारत के सर्वाधिक शिक्षित हैं, हमारी साक्षरता 100% की है, हमारी लिटरेसी जो है 100% है, और उनके 100% लिटरेसी का मतलब वो यही हुआ जो निकाल रहे हैं कि ये दोनों देश की दुश्मन माने कम्युनिस्ट पार्टी और इसे जेएनपीसी कांग्रेस को ही जो है अल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक जो है उसको सत्ता में लाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दल ये कह रहा है कि हमारे केरल के जो भारतीय भाई बहन हैं और अपने को शिक्षित भी कहते हैं, शिक्षित तो हैं भी, तो अपने उससे शिक्षित वाले जो इस तरह की जो विशेषता है और जो उपलब्धि है उसको कलंकित न करें इन देश के दुश्मनों जेएनपीसी और कांग्रेस को वोट या सत्ता में भेज करके इनका नाश करने की सोचें। और कम से कम यदि वहां से शुरुआत होगी तो इस देश के लिए बहुत एक शुभ संकेत होगा कि हमारे केरल के भारतीय भाई बहन इन दोनों देश के दुश्मन कम्युनिस्टों को और जेएनपीसी वालों को समूल नाश के लिए जो है कटिबद्ध हों, और जब भी चुनाव आता है इस कटिबद्धता को, इस कमिटमेंट को, इस रिजॉल्व को और इसको व्यक्त करें। और उसी प्रकार जो है हमारे तमिलनाडु में कि जो भारतीय भाई बहन हैं वो भारतीयता के लिए आगे आए। इस डीएमके जो हमेशा प्रांतवादिता और जो भाषाई कट्टरता का जो जहरीला वातावरण बना करके उसी के भरोसे और उसी पर सवार होकर के ये वोट सत्ता हथियाने की जो साजिश करती है ये डीएमके, उसका एमके स्टालिन, उसके पहले वो करुणानिधि था, और उसी के आसपास एआईएडीएमके भी है। और दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी पार्टियां हैं वहां पर तमिलनाडु में एमडीएमके है और पीएमके है, एक वाइको की पार्टी है, ये सब के सब जो है खतरनाक भारत विरोधी गतिविधियों के आधार पर ही वो राजनीति कर रहे हैं। इन सभी का सर्वनाश करना है भारत की धरती पर, और भारत की वह धरती जो भारत की वह धरती का हिस्सा जिसको इसमें जो कि जिसे इसमें तमिलनाडु कहते हैं। तो तमिलनाडु कही जाने वाली जो हमारी जो मातृभूमि भारत भूमि है उस भारत भूमि से वाइको हो, चाहे एमके हो, चाहे पीएमके हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एआईएडीएमके हो, ऐसी जो है भारतीय समाज को तोड़ने वाली और भारतीय समाज में नफरत फैलाने वाली विध्वंसक ताकतों को, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में और इसी के आधार पर जो है वोट सत्ता के साजिशें करती आ रही हैं, इनको जो है भारत की धरती का वो हिस्सा जिसको कि हम यानी हमारी मातृभूमि भारत की धरती का वो हिस्सा जिसको कि तमिलनाडु कहते हैं, उस धरती से इन सारी शक्तियों का नाश करना होगा भारतीयता के लिए। वो लाख समझाएं। मैंने कहा ना कि एक बार किसी ने शायद 3-4 साल पहले उड़ीसा के ने सवाल किया था कि साहब ये भारतीयता आ जाएगी तो हमारे उड़िया का क्या होगा। यही सोच करके तो जो है इसी तरह से यही सोच तो जो है भारतीयता के रास्ते में सबसे बड़ी वो रुकावट है। हमने एक उदाहरण बताया कि एक बार जब मैं सेवानिवृत्त हुआ था
तो मैं हैदराबाद में गया था। तो हैदराबाद में हमारे कुछ साथी जो है वो अभी भी सेवारत थे और वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक के थे। तो उनसे मुलाकात जब मैंने किया तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस लिए आए हुए हैं। उन्होंने बताया भाई कि सेवानिवृत्ति के बाद हमने एक राजनीतिक संगठन बनाया है और देश में एकता लाने के लिए और भारतीयता के आधार पर एकता लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अभी व्यक्तिगत रूप से भी और संगठन के द्वारा भी। तो वो रेडी करके थे, तो वो अपनी गाड़ी में बिठाए और हमको जो गेस्ट हाउस है वहाँ तक छोड़ने की बात कर रहे थे। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि नहीं हम चले जाएंगे, नहीं। फिर भी उनका आग्रह जो है कुछ अधिक था। तो उनका कि आप मेरे गाड़ी में बैठिए और हम आपको छोड़ देंगे। उस गाड़ी की यात्रा के दौरान अब देखिए वो क्या कहते हैं, जरा इसको खास करके जो ये सोचते हैं कि भारतीयता आ जाएगी तो उनका जो तमिल का पहचान है वो खत्म हो जाएगी, भारतीयता आ जाएगी तो जो कन्नड़ की पहचान है वो खत्म हो जाएगी, भारतीयता आ जाएगी तो उनकी मलयालम की पहचान खत्म हो जाएगी, भारतीयता आ जाएगी तो उनकी मराठी की पहचान खत्म हो जाएगी, भारतीयता आ जाएगी उनकी पंजाबी की, बंगाली की, असमिया की पहचान खत्म हो जाएगी। इस तरह से जो भ्रम फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, उसी के स्पष्टीकरण के लिए ये वाकया जो है भारतीय जनता दल अभी यूट्यूब के माध्यम से बता रहा है। उस वाकया के जरिए तो उन्होंने जो है मैंने गाड़ी के अपनी कार के यात्रा के दौरान कहा कि सिंह साहब, उन्होंने पूछा कि सिंह साहब बायोडायवर्सिटी का नाम आपने सुना है? तो मैंने कहा अरे सर ऐसा है कि जब हम लोग यूपीएससी का तैयारी करते थे तो उसमें पर्यावरण यानी वो इन्वायरमेंट के विषय में मतलब उसका एक जनरल स्टडीज़ का हिस्सा हुआ करता था, हम लोग उसका अध्ययन करते थे। अब इतने सालों के बाद अब कहाँ याद है, लेकिन फिर भी एक साधारण सी डिम आइडिया है कि बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि जितनी वनस्पतियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, सबका संरक्षण। तो बोले कि यदि ये बात है तब तो आपकी भारतीयता, हमारे जो तेलुगु जो पहचान है उसको निगल जाएगी। मैंने कि यही सोच तो कितनी खतरनाक है कि भारतीयता आपके तेलुगु अस्तित्व को निगल जाएगी। आप अपनी पहचान भारतीयता में क्यों नहीं देखते हैं? या नहीं देखना भी कितनी खतरनाक और भारत विरोधी ये सोच है। आपकी असली पहचान है कि आप भारतीय हैं। तेलुगु होना उसी भारतीयता का एक रूप है। आपकी पहचान कि आप भारतीय हैं, तमिल होना उसी भारतीयता का एक रूप है। उस रूप में को असली मानते हुए जो है उसी से आप चिपके हुए हैं। तो भारतीयता की यही विशेषता है कि जैसे मैंने बताया कि हर एक 50 किलोमीटर या 30-40 किलोमीटर पर कुछ थोड़ी बोली का या भाषा का लीजिए, खान पान पसंद का और जो है पोशाक का अंतर पड़ जाता है। तो इसीलिए विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में इन डिफरेंट जियोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस में यही भारतीयता उन विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में प्रकट होती है, मैनिफेस्ट होती है। तमिलनाडु में तमिल के रूप में और केरल में मलयालम के रूप में और कर्नाटक में कन्नड़ के रूप में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु के रूप में, लेकिन है वो भारतीयता, मूलतः वो भारतीयता है, इन रूपों में वो प्रकट होती है।
तो उनको मैंने बताया कि रेड्डी साहब, आप अपनी पहचान पे आइए कि आप भारतीय हैं। तेलुगु होना उसका एक प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है, मौलिकता नहीं है उसकी। और यदि इसी से चिपकना जो है एक विखंडनकारी सोच है। और मैंने उनको याद दिलाया कि ये विखंडनकारी सोच के कारण जो है इसी आंध्र प्रदेश में अभी तो आपका बटा है ना, वो तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। और अभी भी कई क्षेत्र, रायलसीमा क्षेत्र, जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, चित्तूर वगैरह जो है, इसमें भी 3-4 टुकड़े करने की बात चल रही है। और उस जो 3-4 टुकड़े की बात करें, वही जो संकुचित एक जो है पैरोकियल इस तरह की सोच। अब वो बोलेंगे कि हम तेलुगु भी नहीं है, हम तो जो है रायलसीमा वाले हैं, हम तो चित्तूर वाले हैं। तब तो देश की समस्या का समाधान जो है एक होने में है, इंटीग्रेशन में है, बंटवारे में नहीं है। बंटवारा तो एक प्याज के छिलके की तरह है, उसको छीलते जाइए, अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब जाकर के शांत। मैंने कहा कि इसी सोच ने अभी भी आंध्र प्रदेश के, मैंने तेलंगाना के अलग होने के बाद भी 3-4 टुकड़े करने की बात हो रही है। तमिलनाडु के भी 3-4 टुकड़े करने की बात हो रही है। गुजरात के भी 3-4 टुकड़े करने की बात होती है। केरल को भी 2-3 टुकड़े करने की बात हो रही है। कर्नाटक को भी करने की बात हो रही है। ये तो बात हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में 2-2, 3-3 जिले के टुकड़े करके वो प्रांत बन गए हैं। क्या बात करते हैं आप? तो देश को जो सुकून मिलेगा, जो उसका समाधान है, वह इंटीग्रेशन में है, एक साथ रहने में है। इसलिए कोई कहे कि भारतीयता आ जाएगी तो उड़िया को निकल जाएगी, ये खतरनाक सोच है। उड़िया होना, मराठी होना, बंगाली होना, तमिल होना, पंजाबी होना, बंगाली और ये असमिया होना, ये भारतीयता के ही रूप है। इसलिए मौलिकता भारतीयता की है। लेकिन अफसोस कि इस संबंध में सिर्फ भारतीय वाम ताकत दल ये बता रहा है। बाकी जो ताकतें हैं, और उन्हीं ताकतों में हमारे भारतीय भाई बहन ने फंस करके आनंद ले रहे हैं। उनको आनंद लेने का समय नहीं है। ये उसमें फंसना और उसका आधार पर संगठन बनाना, उस तमाम जो है गोष्ठी करना, उसकी वार्ता चलाना, ये सब के सब जो है भारत विरोधी सोच और गतिविधि है। अब गुजरात इतना खूबसूरत अपना ये एक हिस्सा है भारत का, लेकिन वहां गुजरात गर्वी। बिहार में जातिवाद तो पहले से था। एक बिहारी 100 पर भारी। एक बिहारी जो है वो किस 100 पर भारी? क्या यूपी के ऊपर भारी है? क्या पंजाब के ऊपर भारी है? क्या बंगाल के ऊपर भारी है? इस तरह से सोचना जो है बिल्कुल विखंडनकारी सोच है कि एक बिहारी 100 पर भारी। एकता की बात करिए ना। महाराष्ट्र में भी 3-4 टुकड़े करने की बात है। विदर्भ क्षेत्र और कौन क्षेत्र लेकर के, वही संकीर्णता वाली सोच, भारतीयता से हट करके। तो आज भारत को बचाना है इन विखंडनकारी सोच से। तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत गंभीर हों, और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भले उन्होंने मान्यता ले रखी है भारत निर्वाचन आयोग से किसी रूप में, उसको छोड़ दीजिए कि हमारे देश की विखंडनकारी ताकतें हैं। और इतना ही नहीं, और नफरत फैलाने वालों का इसमें वो तो धन्य मनाए कि हमारे जो भारतीय अवाम अभी भी इनसे उतनी प्रभावित नहीं है। लेकिन ये दिन रात लगी हैं देश में नफरत फैला करके वोट हासिल करने का।
और खास करके जब से मोदी महोदय आए हैं तब से नफरत का बाजार और गर्म हो गया है। नफरत फैलाने वालों का मन गैंग गिरोह तैयार हो गया है। कुछ भेड़िया तो बीजेपी वालों ने ही छोड़ दिया है। ये बताया भी गया है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत ही खतरनाक जो है एक भारत विरोधी भेड़िया है। मैं साफ कह देना, जो व्यक्ति हमारे देश के लिए एकता कितनी जरूरी है, गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान किया जाना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए, उसी का मजाक उड़ाता है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। कहता है कि भाईचारा क्या होता है। वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। गंगा जमुनी तहजीब क्या होता है, और इसी की भाषा वो हिमांशु त्रिवेदी भी बोलता है। और हमारे भारतीय भाई बहन जरा गौर से देखें कि ये अपने को राष्ट्रवादी कहे जाने वाले ये बीजेपी के लोग जो है, खासकर जो है समित पात्रा, कभी भी देश की बात नहीं करता है। वो कहता है कि मैंने देखा था जो नेहरू परिवार के लिए, और एक तो जो है देश के गद्दारों को सब गद्दार नहीं मानते। सबसे बड़ी गद्दारी बीजेपी की ही है। तो किसमें उलझा रहा था वो समित पात्रा कि इनके दादा की कब्र जो है इनके बाथरूम में है। इसी तरह की बात है। हमेशा समित पात्रा वो कब्र की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, वो इसकी बात करेगा, कभी भी देश की बात नहीं करेगा, देश में एकता की बात नहीं करेगा। ऐसे राष्ट्रवादी हैं ये बीजेपी वाले। इनको भी जरा समझिए, ढंग से समझिए। और हर वक्त विखंडनकारी सोच, और वो उस सोच का कोई आधार नहीं है। एक बार देखा गया कि शायद रूबिका लियाकत जो एबीपी न्यूज की है, वो योगी आदित्यनाथ महोदय से पूछ रही है कि साहब ये हिंदू राष्ट्र क्या है। अब योगी आदित्यनाथ की बुद्धि पर भारतीय जनता के दल को तरस आता है। उन्होंने कहा कि अरे भाई जो हमारे इसमें देश है, माने जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक जो है, ये हिंदू राष्ट्र ही तो है। इसलिए कि ये इसकी एक सांस्कृतिक पहचान है, हिंदू है, और जितने लोग इसमें रहते हैं सभी हिंदू हैं। वही एलएसएस वाला झूठ, भाई जितने लोग हैं वो भारतीय हैं, हिंदू नहीं हैं। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की दुष्प्रचार कि जितने लोग इसमें हैं वो हिंदू हैं, तो दूसरा कमजोर नहीं है योगी आदित्यनाथ महोदय। वो कहता है कि जितने लोग हैं वो सब लोग मुसलमान हैं। चलिए, वो उसके पास भी पैसे रुपए हैं, वो भी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से लिखवा लेगा। उसके पास भी पैसे रुपए की कमी नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से लिखवा लेगा कि इस्लाम कोई जो है कोई पंथ नहीं, वो एक धर्म है और वो एक जीवन शैली है। जिसको कि इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जज से लिखवा लिया ना कि हिंदू तो कोई धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है, तो बाकी कोई कमजोर नहीं है। तो हमेशा एक पंथ विशेष को दूसरे पंथ से ऊंचा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये नफरत फैलाने का बहुत ही पोटेंट वीपन है, खतरनाक वो हथियार है। यही चीज जो है ये बीजेपी वाले राष्ट्रवाद के नाम पर इस तरह की नफरत ये फैला रहे हैं। तो जहां पर नफरत का बाजार चल रहा हो, दूसरे को नीचा दिखाने का बाजार चल रहा हो, बिखराव की बात चल रही हो, वहां ये मोदी महोदय
वो विकास की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे ले लो, हाईवे ले लो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो इसीलिए तो भारतीय जनता दल इन मोदी महोदय को कहना चाहता है कि हमारे महान संत कवि तुलसीदास की उस चौपाई वाले आईने में अपना चेहरा देखें, चौपाई वाले आईने में चेहरा देखें। उन्होंने कहा, जहां सुमत संपत्ति नाना, जहां सुमति है वहीं सभी संपत्ति है, सभी सुख है। भौतिक समृद्धि से सुख आ नहीं सकता है मोदी महोदय, एक्सप्रेस वे से नहीं आ सकता है। और हम तो भले वो माफिया है ये रघुराज प्रताप, और उसने काफी आंख खोल, भले वो माफिया है, और उसको योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ जातिवाद के नाम पर उसको मैंने उसको बचा रखा है, नहीं तो उसको भी मुख्तार अंसारी की तरह जो है उसको वही व्यवहार किया होता योगी आदित्यनाथ महोदय। लेकिन उसने जो कहा, वो रघुराज प्रताप की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन जो उसने कहा वो बिल्कुल सत्य है। उसने ये कहा कि भाई ये योगी सरकार, मोदी सरकार जो है तमाम हाईवे और एक्सप्रेस वे तो बना रही है कि गांव की सड़कों में तमाम गड्ढे हैं, और उन्हीं गांव की सड़कों में हमारे गांव के जो हमारे भारतीय भाई बहन उसका इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने आगे भी कहा कि पहले तो 4 चक्के या 6 चक्के की ट्रकें जाती थी, आजकल मतलब 32 चक्के की ट्रकें जाती हैं। और वो जो गड्ढा वाली जो सड़कें हैं उसकी रही सही कसर को भी पूरा कर देते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े गड्ढे। तो वो एक्सप्रेस वे हाईवे वो चिढ़ाते हैं हमारे उन भारतीय भाई बहनों को जिनको दिन रात जो है गड्ढे वाली सड़कों को झेलना पड़ता है। वही हाल उन्होंने बिजली विभाग के द्वारा जो भ्रष्टाचार है, जो उसके शिकार हो रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन, उसका भी दुखड़ा रघुराज प्रताप सिंह ने उसी सदन में योगी आदित्यनाथ के मुंह पर सुनाया। और वही हाल है पानी का भी। तो इन मूलभूत बातों से हटाने के लिए कि राम राज्य है, फलाने हडेकाने, बुलडोजर बाबा, ये सब चीजें बकवास। और ये तो फिर देश में एकता के लिए कोई बात नहीं, बल्कि इसी एकता के ताने बाने को तोड़ने के लिए हमेशा दुष्प्रयास। तो इसको हिंदू राष्ट्र के विषय में मोहन भागवत कहे तो मैंने ठीक कहा था, योगी आदित्यनाथ महोदय ने यानी भारत के संविधान की शपथ ली है। वो हिंदू राष्ट्र के संविधान की शपथ नहीं ली है, भारत के संविधान की शपथ लेकर के वो योगी आदित्यनाथ जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इससे बढ़कर के दगाबाजी या धोखेबाजी क्या हो सकती है, बताइए ना। और योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। और वो जानते हो कि जो पासपोर्ट मिलता है किसी को, एक पहचान पत्र होता है, जब भी आप विदेश में जाइए, उस पर हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा है महोदय, योगी आदित्यनाथ महोदय, उस पर हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा है। और इतना आप भी जान लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आपने भारत के संविधान की शपथ लेकर के ही मुख्यमंत्री बने हैं। और ये एक बहुत मूलभूत बात है, आप हिंदू राष्ट्र के संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। लेकिन कितने दुख की बात, भारत के संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ जो है, फिर जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिसके संविधान की जिसका न तो कोई संविधान है, जिसके संविधान की शपथ उन्होंने ली नहीं, और न लेकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन बात करेंगे तो ऐसे जो है
हमारे भारतीय समाज में वो जब मुख्यमंत्री के रूप में, और वही हाल जो है मोदी महोदय का भी है, वही हाल मोदी महोदय का भी है। इसे हमारी आवाम के साथ, इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन ये धोखा करने वाले तब तक धोखा करते रहेंगे जब तक हम अपनी समझ का परिचय उनको न दें कि हम सिर्फ भारतीय हैं। हम इस भारत जो है, जो भारत हमारा जो एक संवैधानिक इकाई है, उसके नागरिक हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम ठाकुर नहीं हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम पंजाबी बंगाली तमिल नहीं हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। ये समझ को आना ही पड़ेगा। जितना जल्दी आ जाए तभी से देश के कल्याण की शुरुआत हो जाएगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।